बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकराम है और मैं बतौर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट सैयद ग्रुप ऑफ टीचिंग हॉस्पिटल में काम करता हूँ। बेसिकली आज की वीडियो का मकसद एक ऐसी बीमारी से आगाही है आप लोगों के लिए जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है और उसका नाम है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी GERD। मैदे और खुराक की नाली की जलन की जितनी भी वजूहात है उनमें से एक आम वजह जो है वो ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी GERD है। चूँकि ये बीमारी बहुत ही हमारी सोसाइटी में कॉमन है और जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं OPD जाते हैं उनमें ज़्यादातर लोग इसी कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट करते हैं अपने मुआलिज को। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इस बीमारी पर आज बात की जाए। और चूँकि नवंबर का महीना है और GERD वीक पे आने वाला है जो कि पाकिस्तान की डिफरेंट सोसाइटीज़ अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और उनकी कोशिश होगी इस सिलसिले में वॉक्स होंगे, सेमिनार्स होंगे, प्रेजेंटेशंस और कॉन्फ्रेंसेस होगी कि इस बीमारी के सिलसिले में इलाज मुआलजे की क्या बेहतर से बेहतर सहूलियात आई है और वो मरीज़ों को कैसे आप फराहम कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो भी उस सिलसिले की एक कड़ी है। आप लोगों को पता ही होगा कि ये मैदे और खुराक की नाली की जलन की जो बीमारी है GERD, ये बेसिकली सब लोगों को हो सकती है। इसमें कोई ख़ास जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं होता, लेकिन जिन लोगों में ये कॉमन है वो लोग हैं जो ज़्यादा तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं, उनका वज़न जो है वो रूटीन से बढ़ा हुआ होता है, या वो ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो कि मैदे की तेज़ाबियत बढ़ाने का बास बनती है। तो अब ये वजूहात है जिनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। और मसला इस बीमारी में ये होता है कि जो खुराक और मैदे के नाली का जो जंक्शन है, जो वॉल है, जो आम रूटीन में कंट्रैक्ट होता है ताकि मैदे की जो तेज़ाबियत है और मैदे की जो सिक्रीशंस है वो खुराक की नाली में ना आए। इस बीमारी में वो वॉल फंक्शन जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो जितनी भी फर्दर ट्रीटमेंट्स हैं वो सारी इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए वो फोकस्ड इस बात पर है कि मैदे के तेज़ाब को कम से कम किया जाए। तो नॉर्मली जो आप लोग कर सकते हैं वो आप जो तदाबीर आप इख्तियार करके इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं या अपने अलामात में कमी कर सकते हैं, वो कुछ यूँ है कि अगर आपका वज़न आपके जो लिमिट है जिसको हम BMI कहते हैं उससे बढ़ा हुआ है, आप ओबीस हो, तो आप अपने वज़न को घटाएं। ठीक है, आपको चाहिए कि आप हल्की फुल्की वर्जिश और एक्सरसाइज करें। अगर आप तंबाकू की नोशी और शराब नोशी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको चाहिए कि उससे आप छुटकारा हासिल कर लें। और अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिससे ये मसला बढ़ रहा है तो आप अपने मालिक से मशवरा कर लें उस दवाई को कम करने में या उसका नैमुल बदल शुरू करने के लिए आप अपने मालिक से शुरू करें। कोशिश करें कि आप रात का खाना जल्दी खाएँ। आप जब सोएं तो आपका जो बेड का हेड एंड है वो चाहिए कि थोड़ा सा निचले हिस्से से एलिवेटेड हो। और आप कोशिश करें कि रात के खाने के बाद यानी डिनर के बाद आप और चीज़ों के खाने का शौक़ ना रखें, जिसमें स्वीट्स भी है, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स भी है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये चीज़ें, तो आप वो इस्तेमाल ना करें। ये वो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स है जिससे आप बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी दवाइयाँ हैं, तो दवाइयों में आम दवाइयाँ जो आजकल आ रही हैं जिससे आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो H2 ब्लॉकर्स है और PPIs है। और इसके अलावा एक नई क्लास की दवाई आजकल इंट्रोड्यूस हो गई है जिसको आप PCAPs कहते हैं, तो वो इसकी ट्रीटमेंट में एक नई दवाई है। लेकिन आप सबको बताता चलूँ कि अगर आपके अलामात ख़तरे वाले अलामात ना हो, खतरे वाले अलामात ये है कि आपको खुदा न खास्ता उल्टी आए और उसमें आप खून दे के, या आपका वज़न कम हो रहा हो, खुद ब खुद आप कमज़ोर होते जा रहे हो, आपका जो हेमोग्लोबिन यानी खून का लेवल है वो कम हो रहा है जिस्म में, आपके पखाने में खून आ रहा है या आपका खुराक गले में पसता है, तो ये ख़तरे वाली अलामात है। इसमें इस बीमारी के लिए आपको टेस्ट ज़रूर कराने होंगे और अपने स्पेशलिस्ट मुआलिज से इसका इलाज करना होगा। लेकिन अगर ये अलामात नहीं है तो फिर जो रूटीन की दवाइयाँ मैंने बता दी है वो और जो एहतियात मैंने आपको बता दी है वो, ये दोनों चीज़ें आप इख्तियार करके आप अपने बीमारी को और अपने अलामात को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको लगे कि आपकी बीमारी आपकी दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो काइंडली आप अपने प्राइमरी जो आपका कंसल्टेंट है उससे रिज्यू करें। शुक्रिया।